course, member of parliament, politician, and above all, sir, writer Shashi Tharoor ji, Dr. Shashi Tharoor. In fact, sir, welcome to हम 106.2 FM. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हो, और आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं. सबसे पहले सर, हाउस ऑकलैंड वेदर ट्रीटिंग यू? वेदर इज वेरिएबल. यहाँ तो अगर आपको क्लाइमेट पसंद नहीं है तो 10 मिनट इंतजार करने से बदल जाती है. हाँ सर, वो 4 मौसम एक ही दिन में यहाँ मिल जाते हैं. हाँ, लग रहा है. इंडिया में गर्मी है, यहाँ पर सर्दी है. सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं. सर, एक खास रीजन से आप यहाँ पे आए हुए हैं, अपने एक बुक लॉन्च के लिए आप आए, और बहुत ही एक जो किताब आपने लिखी है कि व्हाई आई एम ए हिंदू जी. सो ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? ये टाइटल जो व्हाई आई एम ए हिंदू, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन आस्किंग, या मतलब बीइंग ए हिंदू आई एम आस्किंग माय सेल्फ व्हाई आई एम हिंदू, और यू आर आस्किंग पीपल हु आर हिंदू व्हाई यू आर हिंदू? The question is not why am I a Hindu. It's a statement why I am a Hindu. I'm explaining my beliefs. Okay. बात यह है कि मैं करीब 30 साल से लिख रहा हूँ. मेरी कई किताबों में मैंने ये सब ऐसे परेशानियां और ऐसे आलोचना मैंने मेरी किताबों के अंदर लिखा हुआ है. जैसे कि मेरी ग्रेट इंडियन नॉवल, जिसमें मैंने धर्म के बारे में बहुत लिखा. जैसे मेरे नॉवल रायट्स, वो राम जन्मभूमि के पहले जो राम शिलान्यास पूजा हो रहे थे और वहाँ जो काफ़ी रायट्स भी चले, तो उस वक्त मैंने हिंदुत्व के राइट्स के बारे में लिखा है. और मेरा किताब इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, जो 20 साल पहले 21 साल पहले पब्लिश हुआ था, उसमें मैंने लिखा कि मैं हिंदू हूँ, किस किस्म की हिंदू हूँ, और बाबरी मस्जिद के डिस्ट्रक्शन देखने के बाद मेरा क्या रिएक्शन था. तो ये सब अगर आप पढ़ के देखेंगे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. मेरे विचार जो मेरे किताबें कुछ सालों से पढ़े हैं, जनता जानती है. लेकिन मैंने सोचा कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी 4 साल से अभी पावर में है, और अधिकार में आने के बाद जैसे फोर्सेस को हमारे देश में अनलिश किया गया है, जो हिंदुत्व के आपने देखा है, गर्भ वापसी आपने देखा है, गौ रक्षक और काउ विजिलेंटिज्म भी कहा जाता है, आपने देखा है एंटी रोमियो स्क्वाड्स, आपने देखा है कि हमारे देश में लिंचिंग्स भी हो रहे हैं दलितों के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ, जो ये सब चल रहा है. तो मैंने सोचा कि ये कौन है बताने के लिए कि ये है असली हिंदुइज्म. मेरे मन में जो हिंदू धर्म मुझे सिखाया है, और मेरे जैसे हिंदूज किस किस्म के हिंदुइज्म में पाला गया हमारे देश में, ये क्या पहचानेगा कि ये अपना धर्म है. तो मैंने सोचा कि इसके बारे में लिखें. What is Hinduism for people like us, and how does it differ from what the Hindutva Brigade is claiming? So religion और धर्म दो ये अलग चीजें हैं. नहीं, रिलीजन और धर्म एक ही चीज है, लेकिन जो हिंदुत्व मेरे ख्याल में रिलीजन नहीं है. हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. तो एक तरह आपको हिंदुइज्म है, जो धर्म है, जो जीने का एक इरादा है, जो आप भगवान को या ब्रह्म को या ईश्वर को जैसे आप चाहते हैं, आपके हाथ किस तरफ जोड़ते हैं, वो एक चीज होता है. और दूसरी ये है, एक चीज होती है, और दूसरी चीज ये है कि हिंदुत्व जो एक राजनीतिक आइडियोलॉजी है, जो हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, हिंदू फिलॉसफी, उपनिषद, गीता, ये सब उनका कोई मतलब महत्वपूर्ण नहीं है उसमें. उनके लिए सिर्फ ये है कि हिंदुइज्म एक कम्युनिटी आइडेंटिटी कैसे बन सकता है, और इस कम्युनिटी आइडेंटिटी के साथ आप कैसे आपकी राजनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाएं. मेरे ख्याल में इस विषय पे मेरा मन तो बहुत क्लियर है और बहुत स्पष्ट लिखा है मैंने कि ये है हिंदुइज्म और वो है हिंदुत्व, और दोनों में कोई बंधन नहीं है. इस किताब में आपने मेंशन किया है सूडो सेकुलरिज्म का टैग लगता रहा है आप पर या आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर, जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की गवर्नमेंट. सो सूडो सेकुलरिज्म, और एक जगह में आपको इंटरव्यू सुन रहा था कि जहां पर आप कहते हैं भारत में धर्म निरपेक्ष कहा जाता है, आप कहते हैं ये पंथ निरपेक्ष होना चाहिए. इसमें बताइएगा. बात यह है कि सेक्युलरिज्म तो अजीब सा शब्द है हमारे राजनीतिक डिस्कोर्स में, क्योंकि जो आप कहते हैं ना सेक्युलर, आप डिक्शनरी में देख लीजिए, सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि आप धर्म से या रिलीजन से दूर रहें, और द एब्सेंस ऑफ रिलीजन इज व्हाट इज
लेकिन हमारे देश में इसी शब्द को लेके एक अलग अर्थ दिया गया है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सारे धर्म सारे रिलीजन हमारे देश में फैल जा रहा है, फ्लरिश हो रहा है, और इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पे एब्सेंस ऑफ रिलीजन नहीं है, लेकिन एक प्रोलिफरेशन ऑफ रिलीजन्स है। सारे धर्म हैं और हमारे सरकार सबसे दूर रहती है। तो मेरे ख्याल में ये वोकैबुलरी का फर्क है। लेकिन जब आप ये शब्द को लेके आप हिंदी में या संस्कृत में बताएंगे तो इसका ट्रांसलेशन है धर्मनिरपेक्षता। इसका ये मुश्किल है कि आप कहते हैं भारतवासियों को कि आप धर्म से दूर रहिए, ये कैसे हो सकता? कोई असली हिंदू जो है उसका मन में धर्म से ही जीना है, उसका जीवन में कोई मीनिंग नहीं होगा अगर धर्म नहीं होगा। इसलिए धर्म निरपेक्षता मेरे ख्याल में अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है। जो हम बोल रहे हैं ये है पंथ निरपेक्षता, कि कोई भी सेक्ट, कोई भी रिलीजन को स्टेट में स्थापित नहीं किया गया। आपको पता है कि कई यूरोपियन देशों में क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन होता है। एक जमाने में नेपाल में हिंदुइज्म स्टेट रिलीजन था, अब तो नहीं है, अब तो नेपाल भी सेक्युलर बन गया। तो हमारे देश में हम सिर्फ ये कहते हैं कि कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, कि आप जैन हो या सिख हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, वो तो आपका अफेयर है। स्टेट के मन में, स्टेट की आंखों में आप भारतवासी हैं, आपके जो हक होते हैं ये एक सिटीजनशिप, नागरिक के राइट्स हैं, और इस राइट्स में, इस हक में, इस अधिकार से आप जी सकते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट या जो हिंदू विंग गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि उनका ये भी मानना है कि पिछले ये 2-3 सालों में कांग्रेस पार्टी कुछ हिंदुत्व की तरफ ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि उनको लगा कि शायद ये वोट बैंक है जहां मिस कर रहे हैं हम लोग, और कहीं हाईजैक ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस इस तरफ अब जाकर जागरूक हुई है। तो कहीं ये 2019 के इलेक्शन की तरफ मूव करने का वो तो नहीं है? पहली बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं तो 30 साल से ये सब लिख रहा हूँ, तो मैं राजनीति में भी नहीं था। 10 साल पहले आया हूँ राजनीति में। तो मेरे केस में मैं ये बताऊंगा कि मुझे ये नई सोच नहीं है। दूसरी बात ये है कि 2019 के इलेक्शंस में के चुनाव में हम चाहते हैं कि इस विषय को न्यूट्रलाइज करें। हम नहीं कहते हैं कि देखिए आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है। क्यों? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अगर धर्म को मानते हैं, हमारे लोग भी धर्म को मानते हैं, अब उसको अलग रखें। अब विकास के बारे में बोलिए। कहाँ है आपके वो अच्छे दिन जो आपने वादा किया था? कहाँ है आपका वादा? कहाँ है आपका इरादा? कहाँ है वो कसम जो आप खाई थी 4 साल पहले, अभी 5 साल पहले? तो इसलिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि देखिए, हिंदुइज्म इज नॉट अ बेसिस फॉर गेटिंग वोट्स, योर परफॉर्मेंस इज व्हाट मैटर्स। आप आइडेंटिटी के बारे में वोट्स मत मांगिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमारी भी है। हम डेवलपमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं, परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाहते हैं। आपने जो 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाएगा कहा था, कहाँ है ये रोजगार? उस किस्म के चर्चा में हम जाना चाहते हैं। बट अगर इतना ही लोगों के अंदर प्रॉब्लम है या है, तो 29 स्टेट में से 22 में बीजेपी कहीं ना कहीं सामने से या कहीं ना कहीं पीछे से सत्ता में है। तो अगर लोगों में इतना ही अगर जॉब को लेके या जीएसटी को लेके या डीमोनेटाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम है, तो सरकारें कैसे बनती जा रही हैं इनकी? देखिए, ये तो अच्छी बात, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमें आसान जवाब तो नहीं दे सकता। पहली बात यह है कि 2014 में हमें पता था कि इलेक्शन चुनाव के जो प्रचार में मोदी जी बोल रहे थे, वो बहुत कम हिंदुत्व के बारे में बोला और बहुत ज्यादा विकास के बारे में। कहने लगा कि देखो, मैं तो गुजरात का सीईओ रहा, मैं गुजरात को ये सब स्वर्ग बना दिया, मैं भारत को ऐसे ही करूंगा। और इसलिए बीजेपी 19% से 31% तक पहुंचा। मेरे ख्याल में उस 12% जो फर्क हुआ 2009-2014 के अंदर, ये बढ़ गया, क्योंकि लोग ये विकास के जो वादे मोदी दे रहे थे उस पर भरोसा रखा। लेकिन अभी 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, आप सबूत दिखाइए, कहाँ है आपके जो प्रॉमिसेस जनता को दिए हुए हैं। अगर ये फुलफिल नहीं कर पाया तो हम क्यों दोबारा आपको वोट दें? मैं तो हर रोज किसी से मिलता हूँ। कल ऑकलैंड में भी एक बंदा आके मुझे कहा कि मेरा पहला वोट था, 18 साल का लड़का था,
मैं मोदी जी के सारे प्रॉमिसेस यकीन करके मैंने उसको वोट दिया। अगले बार मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, मैं उसको नहीं वोट देने वाला हूँ। और ऐसे लोग बहुत हैं दिल्ली में, तो रोज मुझे ऐसे लोग बोलते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड जो होगा ये डेवलपमेंट पे ही होगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रोजगार नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, और हमारे देश को अच्छा बनना चाहिए। तो आप बिल्कुल परफॉर्मेंस के इंडेक्स में देखिए कौन कौन परफॉर्म किया है, यूपीए ने क्या किया और ये एनडीए ने क्या किया। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आपको लगता है 4 सालों में इंटॉलरेंस और सोसाइटी रिलीजन के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से बहुत बटा है, लोगों में एक वोकल ज्यादा हो गए हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग पे हम देखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा हो गया है। और हर आपने जैसे कहा सोशल नेटवर्क्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, टेलीविजन, आजकल बीजेपी के राजनेताओं ऐसी चीजें कहते हैं पब्लिक में जो पहले दरवाजा बंद करके भी लोग बोलने का हिम्मत नहीं होते थे। इतनी बिगेट्री, इतनी, अगर अलग रेसेस होते तो रेसिज्म भी कहा जाएगा, इतनी बुरी बात है। जब कोई मिनिस्टर खड़ा होकर कहती है कि हमारे देश में सिर्फ 2 किस्म के लोग हैं, रामजादे और हरामजादे, और वो अभी भी मिनिस्टर रहा, इसका मतलब क्या होता है? जब कोई और मिनिस्टर कहता है कि देखो अगर आप लोग हमारे खिलाफ है तो आप पाकिस्तान जाइए, इसका संदेश का क्या मतलब है? अगर आपके दुश्मन को आप दूर भेजना चाहते हैं तो कनाडा के बारे में या न्यूजीलैंड के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप पाकिस्तान बोलते हैं क्योंकि आप कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ है, आप या मुस्लिम है या मुस्लिम प्रेमी है। इस किस्म की भाषा हमारे देश की राजनीति में कभी देखा नहीं था पहले। अभी क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरे ख्याल में आपने कहा इंटॉलरेंस, ये बिगेट्री है भाई, सिर्फ इंटॉलरेंस नहीं, ये बिगेट्री है। ये बहुत बहुत बुरी चीज है और हमारे देश में इस किस्म के लोगों को हराना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी सोच हमारा देश की सोच बन जाएगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी, इससे पहले एक किताब थी व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, और वो एक आपने ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो आपने एक स्पीच दी थी। सो क्विकली एक्चुअली ये किताब किस बारे में है, ये क्या इंस्पायर? देखिए 200 साल है जो ब्रिटिश हमारे देश में हमला किए, जो इतना अमीर देश था, इतने अच्छे हालत में भारत रहा था, ब्रिटिश ने आके उसकी बिल्कुल लूट की है। ये शब्द लूट जो है हिंदी शब्द है, वो लोग अपने डिक्शनरीज में भी ले गए और उनकी आदतों में भी ले गए। आपकी किताब का टाइटल रहा है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, लेकिन ब्रिटिश राज में कहा जाता है कि सूरज कभी डूबता नहीं था, एंड आपकी किताब वही कॉन्ट्रडिक्ट करती है। सूरज कभी डूबता नहीं था क्योंकि भगवान को अंग्रेजों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते थे अंधेरे में। हाँ, तो इसलिए सूरज डूबने का कोई चांस नहीं था। नहीं, जोक्स अपार्ट, बात यह है कि हमारे देश में हम इतिहास जानना चाहिए। जैसे कि कोई भी परिवार में आप आपके माता पिताजी के बारे में कुछ जानना चाहोगे कि कहाँ से आए, क्या 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 है उनकी कहानी। हम भारतवासियों तो हमारे चरित्र, हमारे असलियत जानने के लिए इतिहास भी जरा सा पढ़ना चाहिए। ये 200 साल तो हमारे लेगेसी है, मतलब हमारा विरासत है, तो हमको ये सब जानना चाहिए। इसलिए मैंने ये किताब लिखा। लेकिन अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि हम नफरत फैले ब्रिटिश के खिलाफ, वो सब हो चुका है। अब तो हम दोनों सॉवरेन इक्वल देश हैं, अलग किस्म के रिलेशंस मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपको आपके पास्ट के बारे में भी जाए। मैं अंग्रेजी में कहता हूँ हमारे जवान लड़कों को, इफ यू डोंट नो वेयर यू हैव कम फ्रॉम, हाउ विल यू अप्रिशिएट वेयर यू आर गोइंग? एंड आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट। This is a short, small question. That's it. We're already copied inside the time. So it's a moderate to Bollywood. Just what's your favorite Hindi movie? Because we are Bollywood FM station in Auckland. And एक हिंदी का गाना आपको कौन सा पसंद है? अरे मुझे तो बहुत सारे पसंद है, लेकिन सारे मेरे बचपन से करीब लेट 60s अर्ली 70s तक मैं ये सब बहुत सिनेमा देखते थे और बहुत अच्छी थे। मेरे ख्याल फेवरेट साउंड ट्रैक तो जवानी दीवानी का है। वो ओरिजिनल जवानी दीवानी, किशोर कुमार के गाने, आराधना, कति पतंग, वो सब उस पीरियड के गाने बहुत अच्छे थे। और अगर एक फेवरेट चुन लो तो शायद एक डुएट होगा, अच्छा तो हम चलते हैं। Well, फिर कब मिलेंगे इस उम्मीद के साथ मिस्टर थरूर, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सर, थैंक यू वेरी मच।